अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की टॉप स्टोरी, अक्सरियती तफसीली फ़ैसले से कबल इख्तलाफी नोट जारी किया है दो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने, जिसके मुताबिक जो सबसे अहम चीज़ है उसमें यह कहा गया है कि आइन के बरक्स फ़ैसले मानना आइनी इदारों पर लाजिम नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही गई है, हम इस पर आज बात करेंगे। और दूसरा हमारा हॉट इशू जो आज का होगा वो 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत कैसे बदली, उससे पहले क्या तय हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान का रोल क्या था, इंडिया का रोल क्या था, और इसके असरात कश्मीरियत पे, कश्मीर की कौम पे क्या पड़े, और पाकिस्तान क्यों सोता रहा। इस पर हम बात करेंगे अपने आज के हॉट इश्यूज़ में। और तीसरा बड़ा अहम हमारा इशू जो है आज और जिस पर हमारा एडिटोरियल है वो ये है कि बरतानिया में गोरों के मुल्क में गैर गोरों पर जबर शुरू हो चुका है, वहाँ उनके बुनियादी हकूक़ पर हमले हो रहे हैं। बरतानिया इस वक्त फसादात की जद में है और उसका टारगेट वो पाकिस्तानीज़ और इंडियंस या दूसरे ममालिक के लोग जो ब्राउन हैं या काले हैं, जिनका रंग गोरा नहीं है। देखना ये है कि हमारे पाकिस्तानीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज़ जिनके पास डबल शरीयत है, वो अब अपने मुल्क में होने वाले जो उनका असली मुल्क है उस में होने वाले इन इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पर क्या पोजीशन लेते हैं, कितनी कैंपेन करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। लेकिन टॉप स्टोरी ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों के केसेस में, और उन्होंने अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजेस के फ़ैसले को गैर आइनी करार दिया है। ये सबसे अहम बात है। और आपको जो अभी आपकी स्क्रीन पे स्लाइड्स देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा पीटीआई ना इस अदालत के सामने थी, ना हाई कोर्ट के सामने, और ना ही इलेक्शन कमीशन के सामने। ये अहम नुकात हैं उनके जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 80 आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था। फिर पॉइंट है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 39 और 41 अफराद जो अक्सरियत के मुख्तसर फैसले में जिक्र किए गए, ना तो इस अदालत के सामने आए और ना ही उन्हें सुना गया। फिर कहा जाता है कि पीटीआई को यह रिलीफ नहीं दिया जा सकता जब तक आइन की दफ़ा 51, आइन की दफ़ा 106 और 63 मुअत्तल ना कर दी जाए। इनकी जगह नई दफ़ात शामिल ना की जाएं जो अक्सरियत के फ़ैसले के ज़रिए दिए गए रिलीफ के मुताबिक हों। मतलब आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, जैसे कि शाहद हसन खान ने परवेज़ मुशर्रफ को इजाज़त दी थी कि आइन बदल दें। वो कह रहे हैं कि ये करेंगे तो ये हो सकता है फ़ैसले का नफाज। फिर है कि आइन की दफ़ा 175 को नज़रअंदाज किया गया, आइन की दफ़ा 185 के तहत दायरा कार की आइनी हदूद को भी नज़रअंदाज किया गया, फ्रीकैन के हवाले से तमाम ज़ाहिरी तरीक़ाकार के कवानीन को नज़रअंदाज किया गया। पीटीआई को दिया गया रिलीफ खुद साख्ता और अक्सरियत का तख्लीक करदा होगा। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है अक्सरियती जजेस पे। इसका जवाब हम हासिल करेंगे, क्योंकि दौरान समाअत किसी ने इस रिलीफ का दावा ही नहीं किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसका मांगा रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि जो भी उसके साथ शामिल हुए उन्हें भी निकाल दिया गया। कौमी व सूबाई असम्बलियों की मुद्दत के लिए SIC को असम्बलियों से निकाल दिया गया। अक्सरियत का फैसला अमली तौर पर यह ऐलान करता है कि मज़कूरा 80 अफराद आइन की दफ़ा 62 1D के तहत सच्चे और अमानतदार नहीं हैं। ये भी एक बड़ी बात है। और मसला सिर्फ आम इंतखाबात के बाद ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के महफूज नशिस्तों की तनासब का नहीं है। एक आखिरी पॉइंट यह है कि अक्सरियत का फ़ैसला अमलन कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों में एक नई पार्लिमानी पार्टी की तख्लीक करता। बहुत ही अहम फैसला, बहुत सख्त नुकात दोनों जजेस ने, लेकिन ज़ाहिर अक़लियत में है और अक़लियत में होने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इमरान वसीम साहब सीनियर सहाफ़ी अब हो गए हैं, पहले इतने सीनियर नहीं होते थे, लेकिन चूँकि सीनियर हो चुके हैं तो इसलिए हम इन्हें भी सीनियर ही कहेंगे। इमरान साहब, आप हम सबसे छोटे हैं इसलिए पहला हक़ आपका। आपसे पहला सवाल ये है कि एक बात जो ये की जा रही है कि असल मकसद ये है कि आइनी इदारों को ये कह दिया जाए कि ये फ़ैसला गैर आइनी है और आप पे इस पर अमल करना लाजमी नहीं है, तो क्या ये जो इख्तलाफी नोट है इसका असर तो अक्सरियती फ़ैसले पे नहीं पड़ेगा? तो क्या मकसद सिर्फ यही है? देखिए अमसार साहब, जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया है उसमें ज़ाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं।
जो अक्सरियती जज साहबान का फैसला है। अब उसमें जो जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं कि एक ऐसा फैसला जो कि गैर आइनी हो, गैर कानूनी हो, उस जजेस ने नुक्ता उठाया, मैंने नहीं। हाँ, जजेस की बात कर रहा हूँ। जजेस ने जो नुक्ता उठाया उस पर इदारे जो हैं वो एक्ट अपॉन करने के पाबंद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम वेबसाइट निकाल के देखें, अभी भी मैंने ओपन की है, और आर्टिकल 189 को पढ़ें तो वहाँ पे तो ये लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं 189 के मुताबिक वो जुडिशल जो अथॉरिटीज़ हैं और जुडिशल अथॉरिटी के साथ साथ जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये फैसले बाइंडिंग हैं। अब उस कैटेगरी को अगर हम देखें तो उसमें इलेक्शन कमीशन तो खुद एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन ना एग्जेक्टिव इदारा है, इलेक्शन कमीशन ना जुडिशल उसकी अथॉरिटी है। तो उस नज़र से तो इस फैसले पे ऊपर अमल दरामद, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा इस इख्तलाफी नोट से? इख्तलाफी नोट पे मेजॉरिटी फैसले पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बहस जो है वो ज़रूर छिड़ चुकी है, क्योंकि पहले दिन से जो सवालात इस इख्तलाफी नोट में उठाए गए हैं, नोट से जो सवालात उठाए गए हैं वो वैलिड हैं। नहीं, वैलिड का जवाब तो नहीं देंगे ना। जब मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी तो मेजॉरिटी इन सवालात को डिसमिस कर दे, वो कहते हैं नहीं देते जवाब। देखिए, मेजॉरिटी की अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी अथॉरिटी तो नजर सानी का भी इसलिए दिया गया कि अगर आपने गलती कर ली है तो आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। हमारे जो मौजूदा चीफ समझते हैं हमारे जो इख्तलाफी नोट नजर सानी अपील की बुनियाद बन सकता है? आप अगर नजर सानी की दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक दायर हुई हैं नून लीग की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसके कंटेंट निकालेंगे तो उसमें पीपल्स पार्टी तो वाज़े तौर पे लिखा है कि ये जो फैसला दिया गया है, ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन का आर्टिकल 51 है, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 है, वो आपने सस्पेंड ही नहीं किया। उसको सस्पेंड किए बगैर आप ये जजमेंट दे नहीं सकते। ठीक है मती साहब, आप का एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस इख्तलाफी नोट पे। हम देख रहे हैं आपके प्रोग्राम्स भी, व्लॉग्स भी और ट्वीट्स भी। ये बताइएगा, जो माजी में आपने इख्तलाफी नोट को बहुत सारे जजेस के आते रहे, आपने उसको जमहूरियत का, आइन का, अदलिया का हुस्न कहा कि, और आसमा जहांगीर साहिबा मरहुमा वो भी ये कहा करती थी कि इख्तलाफी नोट होना एक सेहतमंद अलामत है। अभी लगता है कि आपने शायद अपना वो मौक़िफ़ बदल लिया। अब आपको लगता है कि ये कोई साजिश है, इसके पीछे कोई और मकासद हैं, ऐसा क्यों है? अब सर, इसकी वजह एक ऐसा जुमला है जो इस इख्तलाफी नोट में लिखा गया है, जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं लिखा। और वह जुमला जिसका आपने भी अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र किया, जिसमें ये कहा गया है जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस जो अमीनुद्दीन ख़ान साहब हैं उनकी तरफ से, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का, इस अदालत का जो फ़ैसला है, अगर वो गैर आइनी है तो ये किसी आइनी इदारे के कोई भी आइनी इदारा पाबंद नहीं है। तो अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस है। तो इन दो जजों, कॉमन सेंस है, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कभी किसी जज ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि अदालत का जो फैसला है उसके आइनी या गैर आइनी होने का फैसला ना तो कोई इलेक्शन कमीशन करेगा ना कोई फरीक करेगा। और इलेक्शन कमीशन क्यों जुडिशरी करती है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब असेंबलीज डिसॉल्व की खान साहब ने, उस फैसले को गैर आइनी करार दिया गया, और आपके जो हमारे और आपके मुश्तरका महबूब, बेवफा महबूब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो फैसला दिया था, उसमें उन 2 नवंबर की इमरजेंसी का, उसमें उन्होंने ऑर्डर किया था कि फ़लाँ लोग इस गैर आइनी फैसले को नहीं मानेंगे। सही बात है। यहाँ तो उन्होंने नाम तो नहीं लिखा। सही बात। आइनी या गैर आइनी करार दे के मुशर्रफ का करार देने का अख्तियार नहीं था, वो एक आर्मी चीफ थे। जब 3 नवंबर का जो देखे ना, जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया उस फैसले को, इमरजेंसी को, और कहा कि नहीं माने आप। ये भी कहा था, लेकिन मुशर्रफ ने नहीं, यही बात ये कह रहे हैं दोनों जज। सपोर्ट कर रहे हैं मुशर्रफ को। इसमें सपोर्ट कहाँ से आ गई? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना उन्होंने नहीं माना। किन्होंने? मुशर्रफ ने या इदारे ने नहीं गैर आइनी काम किया ना, इस पर सजा हुई। मैं यही कह रहा हूँ, एक अदालत बनी, सजा हुई। मैं ये कह रहा हूँ जिसने माना उसको सजा होगी ना। ये तो जजेस ने कोई गलत बात तो नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल सी इतनी सी बात करूँ, मैं अगर बात पूरी कर लूँ, उसमें सिंपल सी बात इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला जब आ जाता है उसकी एक फाइनलिटी होती है, उसके ऊपर एक नज़रसानी होती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो नज़रसानी से पहले उस पर अमल दरामद होता है। ठीक है, ये आइन में नहीं लिखा कि जब तक नज़रसानी अमल नहीं होगा, और इसलिए शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है। आइन में ये भी नहीं लिखा कि जब तक नज़रसानी से पहले अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के ये भी नहीं लिखा, नहीं लिखा, बिल्कुल है। और ये हुक्म जो है, जो शॉर्ट ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का, शॉर्ट ऑर्डर जो होता है, तमाम इदारे पाबंद होते हैं उसके। वो होता इसलिए है कि क्योंकि फिर तफसीली फैसले में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस शॉर्ट ऑर्डर
ऑर्डर पे फौरी तौर पे अमल दरामद करना, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। बात मुकम्मल करें, अच्छा, बाकी वजूहात होती हैं। अच्छा, 2 जजेस ने ये जो कहा है कि आईनी इदारे इसके पाबंद नहीं हैं, तो फिर आईनी इदारे दरख्वास्तें क्यों लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर आईनी इदारे अपीलें क्यों करते हैं, फिर आईनी इदारे नजरसानियां क्यों डालते हैं? अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद नहीं है, बुनियादी तौर पर 2 मुअज़्ज़िज़ जजों ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म के ऊपर अब कोई आईनी इदारा जो है वो अमल ना करे। और ये जुमला कभी किसी ने, ये एंकर्स ने, मीडिया पर्सन ने, मेरी राय है, आमिर लियाकत मरहूम और आप में फर्क है। नहीं, किसी पे गद्दारी बगावत का फैसला हम नहीं कर सकते। आमिर लियाकत आपके फेवरेट होंगे, मैं तो हम किसी को सेडिशन है, आप भी सेडिशन की शायद कैसे भुगत चुके हैं, मैं भी भुगत चुका हूं। कोई भी जजेस जो है ना, कभी जज ये नहीं लिखता कि मेरी अदालत का फैसला ना माना जाए, लेकिन ये कभी नहीं लिखता। मतीउल्लाह जान, आप ये किसी को सेडिशन का इल्जाम, अच्छा मुझे थोड़ी सी बात मैं पूरी कर लूं, आपने सवाल किया ना, मुझे बात पूरी सवाल आपका, मैं एक और सर एक जुमला सवाल है, और ये अक्सरियत के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है, वैसे ही है जैसे हुकूमत जो है, ठीक है, ये फार्म 47 का फैसला है, ठीक है, ये फार्म 45 का फैसला जो है वो 8 जजों का है, और ये फार्म 47 का फैसला लीगल इश्यूज पे जी। ये जो उन्होंने एक ओथ दिया, मेंबरान ने ओथ दिया, फाइल किया कि मैं इस वैसी जमात में से हूं, और अब एक नया ओथ आएगा, ओथ पे ओथ होता है। देखें, ओथ लीगल जवाब दीजिएगा। बिल्कुल लीगल जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ना, क्योंकि हालांकि इस जो 2 जजों ने ऑर्डर किया है, इसमें ना तो केस लॉ साइट किया है, ना किसी सेक्शन को साइट किया है, इन्होंने अंग्रेजी लिखी है, लेकिन मैं आपको अब इसका लीगल जवाब दूंगा। क्या ओथ के ऊपर कोई ओथ होता है? जब ये केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था, ये 8 फरवरी और उससे पहले वाले जो हालात थे उनके हवाले से था। नहीं, उस हवाले से नहीं था, बिल्कुल नहीं, उस हवाले से 13 जनवरी, ये आप देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई है कि हमारी सीटें, मैं बात कर, 13 करें, लेकिन 13 जनवरी से आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। सुने ना, मैं किसी से उम्मीद रखता, मैं ये कह रहा हूँ कि 13 जनवरी के फैसले के बाद जो हालात पैदा हुए वो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। चीफ जस्टिस कादिर फैसल जिन्होंने वो बल्ले वाला निशान लिखा था, उन्होंने खुद कहा कि ये गलत तशरीह की गई इलेक्शन कमीशन की ना। पटिशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मैं भी समझता हूँ किसको मिली, मैं भी समझता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक नहीं बन सकते थे इसमें, तो फिर मगर मसला किसी फरीक का नहीं था। मसला ये था कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर 2 जाली फरीकेन जो हैं वो आपस में केस कर दें एक्स पार्टी पे, तो अदालत क्या कहेगी, इनमें से किसी एक को दे दे? नहीं, वो कहेगी ये सरकारी जमीन है, आप दोनों का नहीं है, तो वो तीसरे फरीक को नोटिस देगी, उसको बुलाएगी, उसके बाद भी करेगी। यही मैं बता रहा हूँ, नोटिस दिया, बुलाया, पीटीआई आई, सलमान अकरम राजा ने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कोर्ट में कहा कि अब हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है ना, तो वो पटवारियों का केस नहीं होता, ना वो किसी और का होता है, वो आइन की तशरीह का होता है। और असल सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात को उसकी शनाख्त से महरूम कर सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल था। और इन 2 जजों के पास इतनी सलाहियत भी नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब दे सकते कि पीटीआई ने बतौर पार्टी इलेक्शन लड़ा है या नहीं है, ये बिल्कुल था। अच्छा, उनके अपने सवाल, इसके अंदर सवाल दिए 2 जजों ने, 2 सवाल जो रेस किए, अपने रेस किए हुए सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते। वो मैं लेता हूँ। इमरान साहब, क्या ये सुन्नी इत्तेहाद का केस ये वाला नहीं था जो हम देख रहे हैं और पीटीआई को दे दिया गया? मती तो कह रहे हैं कि ये केस ही नहीं था, ये केस तो जनवरी का था और फरवरी का था, 13 जनवरी, बल्ले के 13 जनवरी का और फरवरी का, 8 फरवरी के इलेक्शंस का। ये केस प्री इलेक्शन का नहीं था, ये पोस्ट इलेक्शन का केस था, क्योंकि इसमें आप देखें ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी फरिश्तें नहीं जमा करवा रखी थी, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि हमें तो मखसूस नशिस्तें चाहिए नहीं, हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का। जब ये आज़ाद अरकान उनकी जमात में जाते हैं, फिर वो 19 फरवरी को और 21 फरवरी को लेटर लिखते हैं कि हमें ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं, तो ये इलेक्शन के बाद का है। और जहां तक सवाल की बात है, तो इस केस के आप जो प्रेयर्स निकाल के देखेंगे, जो इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी, जो पेशावर हाई कोर्ट में उनकी अपील थी, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की प्रेयर यही थी जो एक्चुअल सवाल था कि ये मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जहां तक बात है कि इस शॉर्ट ऑर्डर में किसी अदालती फैसले का हवाला नहीं दिया गया, तो उस हवाले से मेरा उस पर यह है, इनपुट ये है कि ये जो डिटेल इख्तलाफी नोट आया है, ये तफसीली फैसला तो जजेस का अभी तक नहीं आया, ये तो मुख्तसर जो फैसला है अक्सरियती जज साहबान का, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, उसमें भी किसी फैसले की प्रेसिडेंट नहीं पेश की गई, किसी अदालती फैसले का हवाला नहीं दिया गया। उसी शॉर्ट ऑर्डर के जवाब में शॉर्ट ऑर्डर नहीं, इसका नहीं बात कर रहा। जो शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ था ना 22 जुलाई वाला, उसके कंटेंट्स की बुनियाद पे इन्होंने अपना
तफसीली इख्तलाफी नोट लिखा है। जहां तक बात है कि एक लाइन इसमें जो जज साहबान ने लिखी है, अब अगर ये दोनों जज साहबान 8 जजेस के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो फैसला है आर्टिकल 51 को फॉलो नहीं किया गया, सेक्शन 104 को फॉलो नहीं किया गया और आर्टिकल 63A का भी जिक्र किया गया कि एक जमात में शामिल होने के बाद दूसरे में जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो यहां पे ये है कि जब वो 8 जजेस के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये आईनी फैसला नहीं है, कानूनी फैसला नहीं है, तो क्या वो ये डायरेक्शन जारी करें कि हम इसके साथ इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है, इस गैर कानूनी फैसले पर अमल दरामद किया जाए, क्या वो ये डायरेक्शन देते? ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी मैं शामिल कर, इसमें एक और पॉइंट भी ये कि ये जो जज साहबान ने लिखा ना, ये इन्होंने इस फैसले के हवाले से नहीं लिखा, अमूमी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर ऐसा फैसला हो गैर कानूनी हो, गैर आईनी हो, उस पर इदारों को एक्ट अपॉन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जो 2 जजेस हैं ये कोई कम तनख्वाह पे नहीं रखे गए, इनकी उतनी तनख्वाह है जितनी 8 जजों ने मेन फैसला लिखने वालों की तनख्वाह है। तो इनको किसी के फैसले का इंतजार करने के बजाय अपनी जजमेंट लिखनी चाहिए। किसी नोट का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई तरह मिसरा देगा तो ये शेर पूरा करेंगे। ये पूरे जज इख्तलाफ करना ना तफसीली फैसले से, फिर उसका इंतजार नहीं, अपनी जजमेंट दें, अगर नहीं आए तो अपनी जजमेंट दें, उस जजमेंट से इख्तलाफ करना नहीं, अंग्रेजी नहीं, केस लॉज के साथ। मती भाई केस लॉज कह रहे हैं ना वुकला के दलाइल, केस लॉज। देखिए अच्छा मती, वुकला के दलाइल देखें, वो तो फिर सलमान अकबर राजा मुझे याद आएंगे, बाकी सारे भी वो सब कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दें, पीटीआई का तो नाम ही कहीं नहीं था। इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन मुझे मुख्तसरन ये बता दें, प्रोग्राम ख़त्म करना है, कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा जो लीगल प्रोसेस जारी है या सियासी जो पीटीआई को फ़ायदा हुआ है इसका, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ ये बताएं। देखिए, आपने बतौर जज ये जो जुमला लिखा है इख्तलाफी नोट, ये आपने इंस्टिगेट किया है हुकूमती इदारों को भी, और आपने एक किस्म की उनको एक गैर आईनी राह दिखाने की कोशिश की है। आपने ये नहीं लिखना चाहिए, आप ये कह देते कि भाई उनकी राय में ये फैसले के ऊपर इस तरह अमल दरा, लेकिन आपने इख्तलाफ भी किया है और फैसले की रीज़न भी नहीं दी, और आपने केस लॉज नहीं साइड किए, ना वकीलों के दलाइल का जिक्र है। और ये जो अंग्रेजी इन्होंने लिखी है, आप यकीन करें ये तफसीली फैसला, तफसीली वजूहात ये नहीं होती। इनको किसी के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए, इनको अपनी जजमेंट देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मतीला जान साहब, इमरान वसीफ साहब हमसे बात करने का। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू एंड एडिटोरियल। कल 5 अगस्त है, कश्मीर इस्तेहसाल डे, और हमारा आज का हॉट इशू भी यही है, कश्मीर खा गया मोदी, हम खड़े धूप में। और क्या हुआ था 5 साल पहले, आर्टिकल 370 और 35A को इंडिया ने मुअत्तल किया और कश्मीर को हथिया लिया। और ये किस लिए था? ये इसलिए था कि कश्मीर की आबादी के तनासब को तब्दील करने के लिए ये इंडिया का एक घिनौना मंसूबा था। और इंडिया का आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा मतलब कश्मीरी कौम की शनाख्त का ख़ात्मा। 5 अगस्त 2019 से अब तक मोदी ने 25 लाख गैर कश्मीरी कश्मीर में बसा दिए हैं आबादी का तनासब चेंज करने के लिए, और बाज़ खबरों के मुताबिक 40 लाख ये हो चुके हैं। कश्मीरी मुसलमान हों या हिंदू कश्मीरी, अपनी कश्मीरियत पर समझौता नहीं करते। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का मोदी का ये मंसूबा बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। और इत्तेफाक से सकूत कश्मीर से 1 महीना पहले इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और कमर जावेद बाजवा साबिक़ आर्मी चीफ और जनरल फैज़ जुलाई 2019 को दौरा अमेरिका पर थे, सिर्फ 10-12 दिन पहले इस सारा कुछ होने से। और उसके बारे में खबरें क्या आई थी आपसे जिक्र करते हैं। और मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर हथिया लिया, और हमने क्या किया? हमने किया श्रीनगर चौक इस्लामाबाद में एक घड़ी लगा दी जो मैं बताती थी कि कितने घंटे हो गए हैं इंडिया को कश्मीर पे कब्ज़ा किए हुए, और वो अब खैर मौजूद नहीं है, शुक्र है उतार ली। और हर जुमा के दिन 1 घंटा बाहर धूप में खड़े होकर खामोशी से एहतजाज। और फिर सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि कश्मीर हाईवे का नाम हमने बदल कर श्रीनगर हाईवे रख दिया। और इन सब पे इमरान खान साहब जब वापस आए अमेरिका से, ट्रंप से मिल के कुछ चीज़ें तय करके जो मीडिया में नहीं आई, लेकिन उसका मकसद था अगले 10 साल के लिए जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहेंगे, एक्सटेंशन मिली उनको, और इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा पे रहेंगे, लेकिन रहे नाम अल्लाह का। तो उसके बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब। उनसे पूछेंगे कि आज क्या सूरत हाल है और कल आप क्या प्लान कर रहे हैं और आगे क्या प्लान है कि इस कश्मीरियत को बदलने की जो इंडिया की कोशिश है उस पर पाकिस्तान और कश्मीर क्या कर रहे हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अब्बास भाई।
मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, बताइएगा क्या प्लान है आपका? ये जो इतना कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है कश्मीर में, हथिया गया है और हम खाली धूप में खड़े हैं। देखिए, एक तो मैं अर्ज करता चलूं कि बसंत एहतराम मोदी का बाप भी कश्मीर हजम नहीं कर सकता, धूप में हम ज़रूर खड़े हैं। और सुम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी सकूत कश्मीर कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखें, कौमों की आज़ादी की जदोजहद में कमो बेश अरूजो जवाल की दास्तानें ज़रूर रकम होती हैं, लेकिन अगर जज्बे तवाना हों, खालिस हों, और चूँकि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है ये बुनियादी तौर पर दो कौमी नज़रिए की एक्सटेंशन है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता जो है वो इतना मजबूत है कि अगर 3 नस्लें चली गई, 4 नस्लें, 3 और भी चली जाएंगी, तो ना तो तहरीक आज़ादी कश्मीर की शिद्दत में कोई कमी आएगी, जिस तरफ आपने शातन बात की कि शायद जुज़वी तौर पर मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के हवाले से तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकूंगा कि वहाँ पे तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से कभी कोई भाम पैदा हुआ है। ना ही हमारा कभी रियासत पाकिस्तान से और अवाम पाकिस्तान से कोई शिकवा है। हुकूमतों की अगर कोई कोताहियाँ हैं भी हैं तो उन कोताहियों के नतीजे में वक्ती तौर पर तो शायद कोई धुंधशाही किसी को नज़र आए, लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर जितना खून दे चुकी, जितनी इसमें कुर्बानियाँ आ चुकी, ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस तारीख से गरदारी कोई कर पाएगा या उसे करने की इजाज़त दी जाएगी। और आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में, बिलखसूस पिछले चंद माह से जम्मू के अंदर जो है इंडिजिनस मूवमेंट का रद्द अमल दोबारा आना शुरू हो गया है। इज्तिमात, एहतजाजी तहरीकें, एहतजाज दोबारा शुरू हो गया और भारत ने तमाम तर जबर 10 लाख से भी इजाफी फौज वहाँ रख के तमाम इंसानी हकूक को पामाल करके एक कैद खाने की कैफियत पैदा करके भी गुज़श्ता 4 साल के 5 साल के नतीजे में कोई मस्बत कामयाबी की। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है जी चौधरी साहब, देखें आपकी बातों से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आपकी 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 मोहब्बत है हमसे कि आप ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ करना चाहिए इस पे, हुकूमतों को भी, अवाम को भी। और पिछले कुछ दिनों कश्मीर में बहुत ज़्यादा लोगों के शिकायत रहीं कश्मीरियों की पाकिस्तान से, और हम ये भी देखते हैं कि मोदी ने इंडिया के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, ट्रेन पहुंच चुकी है श्रीनगर तक। हम ये सारे ख्वाब, हमारे ख्वाब क्यों रह रहे हैं? हमारे यहाँ टूरिज़म कश्मीर में इतना क्यों नहीं हो रहा? क्यों वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड्स का, हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का, वो बेहतर नहीं हो पा रहा? मैं चाहता हूँ कि एज पाकिस्तानी मैं इस पर बात करूँ और मैं अपनी हुकूमतों पे दबाव डालूँ। आपकी मेहरबानी है कि आप हमसे ये ज़्यादा शिकवे नहीं करते, लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या हमें अपने कश्मीर को ऐसा आइडियल नहीं बनाना चाहिए कि जो इंडिया में रहने वाले कश्मीरी हैं वो भी कहें कि हमने तो सिर्फ पाकिस्तान से मिलना है? देखिए, इंतहाई नाजुक लेकिन इंतहाई खूबसूरत सवाल है, लेकिन अब इसके जवाब के लिए मुझे 3-4 मिनट चाहिए होंगे। देखिए, कश्मीरियों का जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए तो जिस लेवल का आज IMF का दबाव है और महंगाई की जो शरह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के चारों सूबों में है, क्या पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है? कभी आपने ये दुनिया में देखा कि पाकिस्तान में तो बिजली 70 रुपये यूनिट पे मुयसर है और कश्मीर में 3 रुपये पे है? मुझे रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की कश्मीरियों से लाजवाल मोहब्बत पर अगर मैं शक करूं तो ये मेरे सियासी ईमान से मैं खारिज हो जाता हूं। ये तो मुझे कभी शिकवा नहीं रहा। हाँ, आज़ाद कश्मीर की माजी की हुकूमतों की कोताहियों की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी कमजोरी रह गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी स्पीडीली उस पर काम हो रहा है कि मैं तो चैलेंज करता हूं कि अभी पिछले बर्फों में जब जो था सीजन था मौसम सरमा का, तो जो जम्मू की श्रीनगर से जो मिलाने वाली कौमी शाहराह थी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो वहाँ इतनी देर तक बंद रही कि सामान बर्बाद हो गया और जानवर जो थे वो
बसों के अंदर मर गए। और ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये जो आज़ाद सहाफ़ती ज़राए हैं, DW ने इस पर न्यूज़ चलाई, इस पर BBC ने चलाई, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है, इसमें जो हमारा सबसे मुश्किल एरिया है, जो नीलम का एरिया है, वादी केल ग्रेस में, वहाँ पे भी हमने शदीद बर्फबारी और बारिश में जो था, हमारे बुलडोजर ऑपरेटर्स काम करते रहे। और मैं ये कहने में फख्र महसूस करता हूँ कि दौराने बारिश बर्फबारी हमारा एक बुलडोजर ऑपरेटर था, उसके ऊपर दरख्त गिर गया, वो दब गया, उसको आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट किया गया, उसकी पसलियां टूट गई, टांगे बाजू टूट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको CMH मुजफ्फराबाद में लाया गया। ठीक है। और वो आज जिंदा है और पूरी तरह रिकवर्ड है। तो जो कुर्बानियां, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें दिया जाता है, मुझे उस पर कोई शकवा नहीं है कम से कम। ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी अनवारुल हक साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमसे बात करने का। और आपकी बातों से मोहब्बत की खुशबू आती है। रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का, लेकिन साथ मईशत भी बेहतर होनी चाहिए दोनों तरफ की। और एक छोटी सी तजवीज़ ये है कि इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन जो है सिर्फ $9 बिलियन की है, जिसका एक साल का, एक महीने का किराया 1000 रुपये ये देते हैं। इसको नीलाम करें, $9 बिलियन आएगा, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, दुनिया का बेहतरीन टूरिज़म का सेंटर बना दें, और फिर देखें पाकिस्तान कितनी अच्छी डिप्लोमेसी करता है। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बरतानिया में हंगामे फूट पड़े हैं, वजूहात क्या हैं, और उस पर पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी साहब, नाज शाह, प्रीति पटेल क्या करेंगे, एक ब्रेक के बाद। बरतानिया, कुछ दिन पहले हमने आपको एक वाक़े से आगाह किया था, जिसमें मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तानी मुस्लिम फैमिली पर पुलिस ने हमला किया। पहले उनकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद मारा गया उनको लिटाकर। और वो वाक़या अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अब पिछले कुछ दिनों से बरतानिया में गोरों ने गैर गोरों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर, तशद्दुद के वाक़यात शुरू हो गए हैं, फसाद शुरू हो गया है, और इसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया है। ये एंटी मुस्लिम फसाद इसलिए शुरू हुए हैं कि बरतानिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, बरतानिया का जो मीडिया है, और बरतानिया की जो सियासी जमातें हैं, वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को फ़रोग देती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टारगेट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनको पैकी कहा जाता है, और चाहे वो काले हो, अफ्रीकन हो, चाहे वो किसी और मुल्क के अरब मुस्लिम्स हों या पाकिस्तान के हों, सबको पैकी कहा जाता है। और एक गाली के तौर पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे, और शर्मिंदगी है मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे। और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, और जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ कैंपेन चलाई जा रही है, जिस तरह उनके बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जिसमें रोल है वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का और वहाँ की टोरी पार्टी का और डेली मेल का, अखबार का, जिसमें इमरान खान के हक़ में मज़ामीन छपते हैं, और मेल ऑनलाइन का, जिसमें इमरान खान के हक़ में मज़ामीन छपते हैं, और सन का, जहाँ पे इमरान खान की तहरीरें छपती हैं, और टेलीग्राफ का, जहाँ पे स्पॉन्सर्ड आर्टिकल छपते हैं इमरान खान के। और UK इस्टेब्लिशमेंट जो बहुत परेशान है पाकिस्तान के हालात के बारे में, वहाँ उन्होंने ये इन सेंटिमेंट्स को प्रमोट किया, एंटी मुस्लिम को, और किस तरीके से लॉबिंग की गई और किस तरीके से पैसा खर्च किया गया इमरान खान के और PTI के हक़ में वहाँ मुहिम चलाने पे। इसका सबसे बड़ा गवाह है जुल्फी बुखारी, जो इमरान खान का दस्ते रास्त है। और अभी हाल ही में वहाँ के पार्लियामेंटेरियन को जमा किया उन्होंने, नाज शाह को और प्रीति पटेल को। और प्रीति पटेल, पूरा UK का मीडिया कह रहा है प्रीति पटेल वो खातून है, वो MP है इंडिया से जिसका ताल्लुक है, जो मौजूदा एंटी मुस्लिम फसादात जो बरतानिया में हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा हवा उसको देने में प्रीति पटेल का हाथ है। और प्रीति पटेल कौन है, उसको पैसे दे के कौन लाया उस पार्लियामेंटेरियन के सेमिनार में, जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 हफ्ते पहले UK में जुल्फी बुखारी ने स्पॉन्सर किया और PR फर्म हायर की उसके लिए। उसमें नाज शाह भी मौजूद थी और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी मौजूद थे। और ये वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, पाकिस्तान के भी, बरतानिया के भी। पाकिस्तान के मसाइल के बारे में वहाँ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए वहाँ पैसा खर्च करते हैं, बसेस पे इश्तिहार लगवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, पैसे देके वहाँ के अखबारात में आर्टिकल छपवाते हैं। आज मेरा उनसे ये सवाल है
कि आप जिस मुल्क के शहरी हैं, जिस बादशाह का, जिस मलका की वफादारी का आपने हल्फ उठाया है, आप उस मुल्क के शहरी हैं और आपके मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जुल्फी शाह को चैलेंज है, नाज शाह को चैलेंज है और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को चैलेंज है, जो दोहरी शहरियत रखने के बावजूद हमें गालियाँ निकालते हैं, हम पे तनकीद करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो आज निकलें बरतानिया की सड़कों पे, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़, वहाँ के मीडिया पे अटैक करें, उनको गालियाँ निकालें, उनके ख़िलाफ़ पेड कैंपेन करें, उनके ख़िलाफ़ पेयर कंपनीज हायर करें, अखबारात में आर्टिकल्स लिखवाएं और साबित करें कि आप वाकई सच्चे मुहिब वतन बैरी हैं। हमारी जान छोड़ दें। गुड नाइट।